गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्वेश्चन जो है मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको देखते हैं। टफ नहीं है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिगर शोज अ स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बाय अ ब्लॉक गोइंग ओवर अ पुली। तो ये यहाँ से कनेक्टेड है रस्सी दीवार से, और रस्सी ऐसे जा रही है और ब्लॉक से कनेक्टेड है। मैं मान लेता हूँ कि ब्लॉक का मास है m। नाउ द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स 10th हार्मोनिक इन यूनिजन विद अ पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क। एक कोई पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क है, मेरे को नहीं पता उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उसको मैं f मान लेता हूँ, ठीक है। और जब ये रस्सी अपने 10वें हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है तो वो यूनिशन में है इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब ये होता है कि इस ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वही 10th हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी के बराबर है। इस स्टेटमेंट का यही मतलब होता है। वो कान को ऐसे पकड़ने वाली बात है। जब भी यूनिसन लिखा हो अपने को यही समझना है, ठीक है। नाउ व्हेन अ बीकर कंटेनिंग वाटर इज ब्रॉट अंडर द ब्लॉक। अब क्या बोला कि एक कंटेनर है जिसमें पानी है, ये पानी के अंदर डुबा दिए इसको, किसको, ब्लॉक को। सो दैट द ब्लॉक इज कम्प्लीटली डिप्ड इनटू द बीकर, पूरा पानी के अंदर चले गया वो ब्लॉक, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन इट्स 11th हार्मोनिक। तो ऐसा देखने को मिला कि अब जो रस्सी है वो 11वें हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रही है। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। अब जिस लॉजिक की मैं बात कर रहा था वो क्या है समझो। यदि मैं इस वेट को पानी के अंदर डुबा दिया तो क्या होगा, एक बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा। बाइंड फोर्स के ऊपर लगने की वजह से टेंशन की जो वैल्यू है रस्सी में वो कम हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू रस्सी में कम हो जाने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव कम हो जाएगी। क्योंकि भाई वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अंडर रूट टेंशन बाय म्यू, वेयर म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी एंड टी इज टेंशन। तो अगर रस्सी को में टेंशन कम कर दिया जाए तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदलेगी क्योंकि वो बोल दिया है फ्रीक्वेंसी तो भाई सेम है। जिस भी चीज़ से उसको वाइब्रेट किया जा रहा है, जिस भी वाइब्रेटर से, जिस भी ऑसिलेटरी इंस्ट्रूमेंट से उसको वाइब्रेट किया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई लेकिन स्पीड कम हो गई तो क्या होएगा, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ, स्पीड इनटू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, यही होता है। तो भैया फ्रीक्वेंसी सेम है पर वेलोसिटी हो गई कम या स्पीड हो गई कम, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, कम। तो वायर की लेंथ भी फिक्स है। तो जितने वायर में पहले 10 लूप आ रहे थे क्योंकि 10th हार्मोनिक था, उतने ही वायर में अब कितने लूप आ रहे हैं, 11 लूप। ये लॉजिक है, ठीक है ना भाई। लैम्डा कम हो गया तो पहले सेम लेंथ ऑफ वायर में 10 लूप आ जा रहे थे, लेकिन अब चूंकि लैम्डा कम हो गया है तो 11 लूप आ जाएंगे, ठीक है। एक लूप की लेंथ क्या होती है, लैम्डा बाय 2। तो ये तो अभी क्या क्या जानकारी है वो अपन समझ गए। अब कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो भाई सबसे पहले अपन बात करेंगे 10th हार्मोनिक की। 10th हार्मोनिक मतलब, अब वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को मैं f मान लिया हूँ। 10th हार्मोनिक क्या होता है फॉर्मूला, Fn इज इक्वल टू n/2V/L। जब दोनों रस्सी के एंड फिक्स हो तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी हार्मोनिक का, nth हार्मोनिक का। तो अभी बात फिलहाल 10th हार्मोनिक की चल रही है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो 10V1/L लिख देता हूँ। अब मैं क्या किया, यहाँ पर पानी भर दिया। पानी भर देने की वजह से क्या होएगा, यहाँ पर पानी आ गया पूरा। पानी भर देने की वजह से देखो इसका FBD कैसे बनेगा, नीचे की तरफ बना लो mg, ऊपर की तरफ बना लो टेंशन T2, बाद वाला केस है ना, और ऊपर की तरफ एक बाइंड फोर्स लगेगा। तो अपन लिखेंगे T2 प्लस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू mg, ठीक है। लेकिन जब ये पानी वानी नहीं था तब टेंशन थी T1 नीचे की ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या था, mg। तो T1 वॉज सिंपली इक्वल टू mg। तो इनिशियली टेंशन इज mg और बाद में टेंशन हो गई mg माइनस बायंसी, है ना। टेंशन कितनी हो गई, mg माइनस बायंसी। अब बायंसी की वैल्यू क्या होती है भाई, बायंसी की वैल्यू होती है वॉल्यूम ऑफ द, ये ऑब्जेक्ट जो भी है,
इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी। ये v और ये v अलग है भाई, ये वॉल्यूम वाला v है, ये वेलोसिटी वाला v है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की, ये जो लटक रहा है उसको मैं रो मान लेता हूँ, तो m अपॉन रो इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी, ये हो गया T2, है ना भाई, और T1 क्या है, mg। अब इस केस में, सेकेंड केस में फ्रीक्वेंसी तो उतनी रहेगी लेकिन हार्मोनिक हो गया 11वां, तो 11/2 इंटू V2/L करूँगा, क्योंकि वेलोसिटी अब कम हो चुकी है, टेंशन बदल गया है, टेंशन कम हो गया है, वेलोसिटी भी कम हो गई, तो V2 लिख दिया। लेंथ को नहीं चेंज करेंगे, लेंथ वो उतनी ही रहेगी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा देखो, F/F 1/1 मतलब 1 आ जाएगा, और 10/11 बचेगा, 2 और 2 तो कट जाएगा, लेंथ भी कट जाएगी, V1/V2 बचेगा। तो इससे V1/V2 की वैल्यू आ गई 11/10। अब V1 क्या है, अंडर रूट टेंशन 1/μ, और V2 क्या है, अंडर रूट टेंशन 2/μ इज इक्वल टू 11/10, ठीक है। म्यू और म्यू तो कट गया भाई, रस्सी तो बदल नहीं गई, ना रस्सी की लेंथ बदली ना रस्सी का मास बदला, तो लीनियर मास डेंसिटी भी वही रहेगी। तो 11/10 की वैल्यू आ गई अंडर रूट T1/T2। तो 11/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, टेंशन कितना है देखो, T1 कहाँ गया, mg, है ना, तो ये आ गया mg, और T2 क्या है, mg माइनस m/रो इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी, ठीक है। ये mg कट गया, इसको स्क्वायर कर क्या बनेगा अब, 11/10 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/1 माइनस रो ऑफ वाटर अपॉन रो। भाई इसको स्क्वायर कर लो अब, तो 121/100 इज इक्वल टू 1/1 माइनस रो W/रो आ गया। ये क्या बन जाएगा, रो अपॉन 1 माइनस रो W, रो अपॉन रो माइनस रो W। अब अपने को इसमें क्या अननोन है भैया, इसमें अपने को रो अननोन है, रो ऑफ वाटर हमें पता है कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लेना आराम से, तो रो की वैल्यू आ जाती है 5761.90 kg/m³। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे ख्याल से आंसर शायद ग्राम पर सीसी में दिया हुआ है, जिसमें भी है जो भी है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 5, या अगर SI यूनिट में भी दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से हाँ SI में दिया हुआ है शायद। तो 5.761 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूँ, है ना भाई, और इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं लिख सकता हूँ 5.8 इंटू 10⁻³ kg/m³। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है भैया, दैट्स इट, थैंक यू।